अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम आपको इस आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज मैं इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा हूँ और डॉक्टर साहब की खिदमत जो हैं वो कुछ अरसे से जो है सलाइती से हो रही हैं और हम उनके बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं कि वो बहुत ही उसकी मशवरे दे रहे हैं और इससे बहुत सारे नाज़रीन को फ़ायदे हो रहे हैं। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे और इनको खैर खैरियत से रखे और ये जो इतना बड़ा काम सर अंजाम दे रहे हैं अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ा दे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन, मुझे खुशी है कि आपकी खिदमत का मौका मुझे मिलता है और वलायती का ख़ास तौर से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मौका फराहम हो रहा है मुझे। आज का टॉपिक तो मैंने रेडिएशन पे लिया है। रेडिएशन बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ख़ास तौर से अगर आपके दिल में दर्द है तो आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त रेडिएशन से जो अफेक्ट हो रहे हैं लोग, वो जापान, नागासाकी और हिरोशिमा के बाद इराक की पॉपुलेशन है, कोसोवो की पॉपुलेशन है और लीबिया की पॉपुलेशन है। इनके अलावा नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, यमन में जो ड्रोन अटैक होते हैं वो भी, उसमें भी डिप्लीटेड यूरेनियम इस्तेमाल होता है। तो वहाँ से असरात निकलेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता है ज़्यादा मालूम होती है तो उसके असरात निकलेंगे। तो रेडिएशन का डैमेज जो है वो है जैसे एक्सरे में होता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ अर्सा पहले मैंने बात की थी इसके मतलब कि अगर एक जवान बीवी बहन जो कि 15 साल से 45 साल तक उम्र में है, जिनके बच्चे हो सकते हैं, और उन पे एक्सरे का बहुत बुरा असर होता है। खासतौर से अगर स्पाइन की एक्सरे करें तो उसमें इतनी ज़्यादा रेडिएशन मिलती है कि जैसे एक साल के लिए आदमी चेस्ट एक्सरे या सीने का एक्सरे करे हर रोज एक बार, तो उस बीवी को इतना बुरा असर होगा जितना उस आदमी को असर होगा। इसको मैं क्लियर करूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपना सीने का एक्सरे कराता हूँ हर रोज एक बार रोजाना, तो जितना मेरे लंग्स पे एक साल के बाद असर होगा उतना उस बीबी की ओवरीज पे एक स्पाइन का एक्सरे करने से असर हो जाता है। तो उसमें डैमेज आता है ओवरीज को और ट्यूब्स को जो ओवम को अंदर से बाहर लाती हैं। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है कि अल्लाह करे कि हमारी बीवियाँ समझ जाएं और हमारे बहन भाई समझ जाएं इस चीज़ को और एक्सरे से परहेज करें और ऐसी जगह पे जाने से परहेज करें जहाँ पे कि यूरेनियम इस्तेमाल हो रहा है। यूरेनियम से मतलब डिप्लीटेड यूरेनियम, जहाँ पे ड्रोन अटैक हो रहे हैं या जहाँ पे स्मार्ट बम इस्तेमाल हुए हैं, जैसे इराक में हुए थे 1990-91 में,
या अभी ड्रोन अटैक जैसे यमन में हो रहे हैं, मिसाइल, स्मार्ट मिसाइल लिबिया में इस्तेमाल हुए थे, स्मार्ट मिसाइल कोसोवो में इस्तेमाल हुए थे। तो वहां पे जाने से परहेज करें, इसलिए कि वहां से आपको रेडिएशन मिलेगी। तो रेडिएशन के असर के लिए दो तरह का असर होता है। एक है एक्यूट असर। एक्यूट असर उस वक्त होता है जब बहुत ज्यादा रेडिएशन मिले किसी को। तो डॉक्टर साहब ये जो तो है बहुत ज्यादा रेडिएशन में जो है ना वो असर फौरी तौर पे आ जाएगा सामने। जैसे आपने देखा था अलेक्जेंडर लिविनटेंको को, कि अलेक्जेंडर कि थोड़ी सी मैं स्टोरी आपको बता दूं। अलेक्जेंडर की पोस्टिंग हुई थी चिचनिया में केजीबी की तरफ से। तो अलेक्जेंडर मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हो गए तो उन्हें भी दिल में थोड़ी सी दर्द हुई, तो वो रशिया से भाग के इंग्लैंड आ गए। तो इंग्लैंड में जिसने भी पॉइजन किया वो पॉलिटिकल क्रिमिनल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उसके लिए, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जिसने भी पॉइजन किया उनको जबरदस्त किस्म की पॉइजनिंग हुई, जिसकी डोज तकरीबन कुछ हजार जीवाई थी। जीवाई उसकी पॉइजनिंग की एक यूनिट है कि जो एक जीवाई तकरीबन 100 रैड के बराबर होता है, RAD। तो जिस आदमी को 6 जीवाई से ज्यादा पॉइजनिंग हो जाए तो उसको कोई बचा नहीं सकता। उस आदमी ने मरना है, चाहे कुछ भी कर ले आप। तो मैं उसके असर पे आऊंगा थोड़ी देर बाद। तो अलेक्जेंडर को पॉइजनिंग की गई थी रेडियो एक्टिव मटीरियल से। तो रेडियो एक्टिव मटीरियल जो था वो उसकी इतनी ज्यादा मिकदार थी कि कुछ मैंने किया कि 6 जीवाई से इंसान मर जाता है। तो उनको कई 100 जीवाई से पॉइजनिंग की गई थी। तो मेरी नजर में अलेक्जेंडर शहीद थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। तो डॉक्टर साहब ये जो है नॉर्थ अमेरिका में आप ये एक्सरे का बता रहे हैं, तो इसके अलावा और क्या यहाँ पर जिससे कि एहतियात की जा सकती है? अमेरिका में एक्यूट पॉइजनिंग वाकई इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग क्रॉनिक वो काफी ज्यादा एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रेडन गैस होती है। तो रेडन गैस जो है उससे भी रेडिएशन काफी ज्यादा होती है। उससे जब मैं क्रॉनिक पे आऊंगा तो मैं उसका असर बयान करूंगा। हमारे यहाँ अमेरिका में नॉर्दर्न साइड का खास तौर से जैसे कनाडा है, और नॉर्दर्न साइड जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें रेडन का बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। तो उसके क्रॉनिक के साथ होंगे, लेकिन एक्यूट जो है ना वो आमतौर से होता है कि एक्सरे सीटी स्कैन वगैरह कराएं या रेडिएशन से ट्रीटमेंट कराएं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है, या लंग कैंसर में होता है रेडिएशन से ट्रीटमेंट। तो उनका ख्याल करना पड़ता है कि जैसे ही किसी को कॉम्प्लिकेशन होती है तो उनको चाहिए कि फौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। बदकिस्मती से जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है उनको भी ज्यादा एजुकेशन इसके मुताबिक नहीं है,
तो वो आमतौर से रिकग्नाइज नहीं करते इतनी जल्दी। आमतौर से रेडियोथेरेपिस्ट होता है जिसने रेडिएशन दी होती है, या अपनी स्पेशलिटी के जैसे मर्दों में प्रोस्टेट में वो सीड रखते हैं रेडिएशन के लिए। तो यूरोलॉजिस्ट थोड़े से प्रोस्टेट की वजह से थोड़े से एक्सपोज होते हैं इसमें, तो वो आपको बता सकते हैं, या फिर रेडियोथेरेपिस्ट जो है वो बता सकता है। तो एक्यूट रेडिएशन के लिए मैं अर्ज कर रहा था, वो नागासाकी और हिरोशिमा जहाँ पे एटम बम गिराए गए थे, वहाँ के बाद जो है ना दुनिया में कमी है, पॉइजन हो किसी को तो नजर आते हैं, जैसे मैंने अलेक्जेंडर का केस बयान किया, या जैसे शर्नोबिल में डिजास्टर हुआ था, या 3 माइल आइलैंड में यहाँ पे हुआ था अमेरिका में। ऐसे एक्सीडेंट से लोग एक्सपोज होते हैं, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज फौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, या फिर यह कि इमरजेंसी रूम में किसी को ले जाए ताकि इलाज हो सके। जैसे मैं बता रहा था कि अगर 6 से ज्यादा हो जाए ना, 6 GY से ज्यादा एक्सपोजर हो तो वो आमतौर से लीथल होता है, यानी उससे मौत वाक़या होती है लाजमी। तो डॉक्टर साहब ये मैं पूछना चाह रहा था कि इसका जो पेशेंट है यानी जिसको इसका असर हुआ उसको कैसे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसको कैसे ये महसूस होगा कि वो फिर इसकी जाए इन्वेस्टिगेशन? जी मैं उस पे आ रहा हूँ मैं एडवांस ख्याल है। जो सिस्टम है ना वो आमतौर से 3-4 सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। जैसे जो खून बनाने वाली जगह, जैसे बोन मैरो होती है इंसान की, बोन मैरो में खून बनता है, खासतौर से व्हाइट सेल, रेड सेल और प्लेटलेट्स। रेड सेल हर कोई समझता है कि वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, व्हाइट सेल इन्फेक्शन को काउंटर करते हैं, उसको निगेट करते हैं, तो उन पे असर होगा, खून बनना बंद हो जाएगा, तो खून की कमी होगी, व्हाइट सेल कम हो जाएंगे, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। जैसे प्लेटलेट्स कम होगी तो उससे स्किन के नीचे या जुबान में या मुंह के अंदर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाएगी। अगर आंखों में हो तो इंसान अंदर भी हो सकता है, कानों में हो तो इंसान अंदर भी हो सकता है। तो ये सबसे पहला इंसानी ऑर्गन जो इफेक्ट होगा एक्यूट पॉइजनिंग से। दूसरा सिस्टम जो इफेक्ट होगा वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में नाज़िया होगा, इंसान को वॉमिटिंग हो जाएगी, तो हो सकता है ब्लीडिंग की वजह से, जो कि ब्लड वाला भी इफेक्ट हो जाए तो उससे हो सकता है ब्लीडिंग हो जाए, उल्टी आएगी, तो क्या खून की होगी। फिर तीसरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में निमोनिया होता है मोस्टली। एक निमोनिया होता है जो इन्फेक्शन से होगा, क्योंकि खून नहीं बन रहा, व्हाइट सेल नहीं बन रहे, तो इन्फेक्शन से निमोनिया होगा। दूसरा होगा डायरेक्ट असर से, कि रेडिएशन का असर डायरेक्ट होगा लंग्स पे, तो उससे निमोनिया होगा। वो आमतौर से होता है कि रिजॉल्व होकर तो लंग टिश्यू डैमेज हो जाता है, लंग टिश्यू खत्म हो जाता है, वाटर फाइब्रोसिस हो जाता है। चौथा सिस्टम जो इफेक्ट होगा वो है न्यूरोलॉजिकल और स्मॉल वेसल्स। इसकी वजह के लिए मैं आपको ये करूँ कि जिन हजरात को एक्सपोजर है कि कोई दोस्त या कोई रिलेटिव या किसी को ब्रेस्ट सर्जरी हुई या कैंसर के लिए उसे रेडिएशन मिली है, तो आमतौर से उन लोगों को
बाजू में एक तो खून की कमी हो जाएगी, दूसरा ये होता है कि उसमें दर्द जाती है पूरे बाजू में। तो वो उससे नर्व जो डैमेज होती है, नर्व डैमेज होती है, नर्व डैमेज की वजह से दर्द होती है उन्हें। अगर रेडिएशन हो स्पाइनल कॉर्ड को या दिमाग को तो उसमें फिर लोकल डैमेज होगा, तो जैसे फालिज होता है इस तरह की हो जाएगी असर, या जैसे स्पाइनल कार्ड में आए तो स्पाइनल कार्ड में एकदम से बैंड बनता है। बैंड मैं ऊंचा हो ताकि बैंड दिखा सकूं, ऐसे बैंड बनता है जैसे बिल्कुल रस्सी से आप बांध लें किसी के इर्द गिर्द, तो उस तरह की बैंड में दर्द आती है पीछे से सामने की तरफ। ये है एक्यूट पॉइजनिंग के असरात। एक्यूट पॉइजनिंग में जैसे मैंने किया कि 4 सिस्टम ज्यादातर अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले जिसको हम कहते हैं खून बनाने वाला हेमाटोपोइटिक या खून बनाने वाला, व्हाइट सेल बनाने वाला, और प्लेटलेट्स बनाने वाला सिस्टम जो है वो अफेक्ट होगा। तो व्हाइट सेल कम हो जाएंगे, रेड सेल कम होंगे तो एनीमिया हो जाएगा। प्लेटलेट कम होंगी तो उससे मुंह के अंदर जुबान में सामने नजर आने वाले हिस्से में या स्किन के नीचे ब्लीडिंग हो जाएगी। तो आमतौर से उसको हम अगर छोटे छोटे दर्द हो तो उसको पिटिया से कहते हैं, और अगर बड़ी जगह पे हो तो उसको एटोमोसिस कहते हैं। तो वो उस तरह की ब्लीडिंग हो जाएगी। जब जीआई सिस्टम अफेक्ट होगा तो उससे फिर इंसान को नासिया हो जाएगा, मतली आती रहेगी, उल्टी आएगी, भूख नहीं लगेगी, और इंसान खून की क्या कर सकता है, तो या तो हेमाटोपोइटिक सिस्टम लीड करेगा गैस के लिए, या फिर जीआई सिस्टम वो लीड करेगा। तीसरा सिस्टम रेस्पिरेटरी का है, जिससे लंग्स अफेक्ट होंगे। तो लंग्स अफेक्ट होने से निमोनिया होता है। निमोनिया डायरेक्ट असर से भी हो सकता है। निमोनिया खून की व्हाइट सेल कमी से भी हो सकता है, जिससे इन्फेक्शन हो जाएगी। चौथा सिस्टम जो अफेक्ट होगा वो है न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल में अगर ब्रेन में है तो फालिज होने का डर होता है, फालिज हो जाता है डेफिनेटली। और अगर स्पाइनल कॉर्ड में हो तो उससे बैंड की शक्ल में दर्द आती है जो कि इनट्रैक्टेबल है, कोई उसका इलाज नहीं होता। चाहे दवाइयां हैं लेकिन उनका असर नहीं होता। इलाज इसका सॉइल डिकंटामिनेशन के कुछ नहीं है, और सपोर्टिव इलाज है। जैसे आपको याद है अलेक्जेंडर को अस्पताल में ले गए थे और एक दिन में वो गुजरे दिन से ज्यादा बुरे लगते थे। जैसे आज मंगलवार है तो सोमवार से आज वो ज्यादा बुरे लगते थे, इतवार से कल भी और आज भी ज्यादा बुरे लगते थे, एकदम से डाउन गए थे। उनको तकरीबन कुछ 100 जीवाई की डोज मिली थी। और अगर एडवांस से हो तो उसमें तो कई हजार होती है, और डिप्लीटेड यूरेनियम जो है उसमें तकरीबन 1 से लेके तो 5 तक जीवाई तक पॉइजनिंग मिलती है उससे। तो उनके साथ क्रॉनिक एक्सपोजर से आएंगे। डॉक्टर साहब इसकी नॉर्थ अमेरिका बस भाई आप तनकीद कर जाए ताकि मैं समझ सकूं कि किसी को नहीं आई।
डॉक्टर साहब मैंने पूछा कि इसकी नॉर्थ अमेरिका में जी इसकी क्या रेशो अभी तक है इस नॉर्थ अमेरिका में सारे क्रिमिनल के या फिर जो शुरू में एक्सपेरिमेंट हुए थे ना एटम चलाने के लिए 44 43 में, और जो सोल्जर उस वक्त एक्सपोज हुए थे उनके अलावा किसी को एक्यूट पॉइजनिंग नहीं हुई। जो पॉइजनिंग हुई थी 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट से 80s में, वो भी बहुत कम थी। रशिया में चेरनोबिल एक्सीडेंट जो हुआ था उससे काफी लोगों को एक्यूट पॉइजनिंग भी हुई है, और क्रॉनिक पॉइजनिंग को तो अभी तक नहीं है, अभी भी पूरी तरह डिकंटेमिनेट जगह नहीं हो सकती। यहाँ पे एक्यूट पॉइजनिंग, और इसके अलावा मुझे पता नहीं है कि किस जगह हुई हो। एक रेडिएशन हुआ था 62 में मैक्सिको सिटी में, उससे भी थोड़ी सी हुई थी, उससे 4 आदमी मरे थे एक्यूट पॉइजनिंग से, और क्रॉनिक तो चलती रहती है बाद में। मतलब ये लेटेस्ट जो था वो ये जो मैक्सिको में हुआ वो हुआ है, ये इसके बाद भी कोई ऐसा वाकया हुआ है? हाँ, 80s में हुआ था 3 माइल आइलैंड जो ना एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट, उसमें हुआ था। जी जी। 3 माइल आइलैंड यहाँ पे एक्सीडेंट हुए 80s में, जिससे लोगों को काफी पॉइजनिंग हुई थी। देखो इसके ज्यादातर असर जो ना वो है वो उसी के है क्रॉनिक के। चेरनोबिल जो 86 में हुआ था ना रशिया में, उससे काफी लोग मरे थे, तकरीबन 28 के करीब एक्यूट में मरे थे उसी वक्त विद इन अ वीक। और जो जिनको एक्यूट रेडिएशन हुई थी लेकिन बच गए थे, वो तकरीबन 200 से कुछ ऊपर थे। मुझे याद नहीं पड़ता है कितने थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि 210 209 कुछ इस तरह का नंबर था। तो उसमें ज्यादातर किस तकलीफ से वो क्या उनको हुआ था? उसमें ज्यादातर जो लोग मरे थे उसमें क्या उनको एग्जैक्ट तकलीफ हुई थी जिससे कि वो उनकी डेथ हुई थी? जो मरे थे उनको हेमेटोपोएटिक खून का न बनना, तो उससे ये होता है कि व्हाइट काउंट एकदम से 0 पे चली जाती है। तो व्हाइट काउंट ना हो तो आदमी इन्फेक्शन को फाइट बैक नहीं कर सकता, तो वो लोग उससे मरे थे। मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ता है कि तकरीबन 8 या 10 थे जिनको खून की उल्टियां आई थी, तो उसके कैसे खून उनका कम हो गया था, तो वो खून की वजह से मरे थे, मतलब जीआई प्रॉब्लम से। लेकिन बेसिकली उनके खून में प्रॉब्लम होता है। तो स्पोर्टिव इलाज जो करते हैं उसमें भी फ्लूइड और खून देते हैं, खून के पार्टिकल देते हैं, जैसे व्हाइट सेल, प्लेटलेट्स, वो देते हैं ज्यादातर। तो ये जो बचे थे, जो पेशेंट थे, वो ये किसी और को भी उससे तकलीफ हो सकती है, यानी ये कंटेजियस है इस किस्म की तकलीफ जो है? नहीं, बस ये जो बॉडी एक्सपोज होती है सिर्फ उसको असर होता है। अच्छा अच्छा। बाकी लोगों को उसका असर नहीं होता। हाँ, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, वो अफेक्ट होता है, इसलिए बच्चों को असर होगा। जैसे डिप्लीटेड यूरेनियम के जो बम मारे गए थे ना 90s में इराक में, तो डिप्लीटेड यूरेनियम जो है उसकी रेडिएशन इतनी कम होती है कि अगर आप उसको खलील पे रखें ना,
तो 1 मिलीमीटर से ज्यादा उसका असर नहीं होता है। 1 मिलीमीटर असर होगा उसका या उससे भी कम। लेकिन जब इंसान उसको इंजेस्ट करता है तो उसमें तकरीबन उन्हें वक्त लग जाता है 1 साल 1.5 साल का कि वो आदमी की जो औरतें थी उस वक्त उन्होंने खुराक में वही डिप्लेटेड यूरेनियम में तो वो खुराक में आया, खुराक से खाया उन्होंने, तो उसके बाद ओवरीज में जाके बैठा तो तकरीबन 93-94 में जाके उसका बच्चों पे असर पड़ना शुरू हुआ था। तो 96 में यह हालत हो चुकी थी कि जो इराक में जो बीवियां थी एक्सपोज एरियाज में उनमें 36% के करीब बच्चे बराबर पैदा हो रहे थे, बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो रहे थे। डॉक्टर साहब एक कॉल आ रही है, मैं जरा कॉल ले लूं। जी बिस्मिल्लाह। वो ड्रॉप हो गई है, प्लीज गो अहेड। चलो ठीक है। अच्छा, एक्यूट से क्रॉनिक की तरफ चलते हैं। तो क्रॉनिक जो रेडिएशन है, एक्यूट में एक बात और करते चलो कि स्किन जो है ना, जहाँ से जैसे ब्रेस्ट रेडिएशन देते हैं तो जो स्किन होती है वो भी इफेक्ट होती है उससे। अगर एकदम से ज्यादा हो, जैसे 7-8 GY यानी 6,000-7,000 के करीब रात अगर उसकी एक्सपोजर हो जाए तो स्किन बर्न हो जाती है। जैसे गर्म पानी से बर्न होकर तो एकदम से वो छाला सा बनता है, उस पे वो बन जाता है, रेडनेस होती है, बर्निंग होती है, छाला बन जाता है, ब्लिस्टर बन जाता है और उसके अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। सब जो हेयर लॉस होता है, जैसे किसी ने रेडिएशन शुरू की लंग कैंसर के लिए तो उससे आहिस्ता आहिस्ता असर होकर तो सर के बाल भी गिर जाते हैं और उसके बाद फिर स्कारिंग हो जाती है। तो अब आते हैं क्रॉनिक असरात जो है इसके। क्रॉनिक असरात में जो जिसका डर लगता है ज्यादा वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वो जिस्म के हिस्से जो रिप्लेस होते हैं विद इन 24 आवर्स। जैसे खून बनता है तो कॉन्स्टेंटली बन रहा होता है खून। आंतों में, मेदे में जो लाइनिंग होती है वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है। तो चूंकि इसका जीन से जेनेटिक में असर होता है तो वो सिस्टम ज्यादा अफेक्ट होते हैं। लंग्स में भी इसी तरह होता है कि लंग्स में भी लंग के अंदर जो लाइनिंग होती है वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है, तो उसमें भी काफी असर होता है। उसको समझने के लिए मैं कहूँगा कि खून बनने में इसको बोन मैरो जो बोन्स के अंदर जो हमें पंजाबी में उसको कहते हैं मेख, वो जो होती है सुरख मेख, उसमें बहुत असर पड़ता है। मेदे और आंतों की लाइनिंग में असर पड़ता है और जो लंग्स के अंदर है लाइनिंग उस पर असर पड़ता है। तो दूसरा इसका असर होता है कि क्रॉनिक पॉइजन से कैंसर बहुत ज्यादा होते हैं और वही एक्चुअली करने वाली चीज है कि क्रॉनिक असरात में कैंसर का क्या किया जाए। जो आदमी ज्यादा एक्सपोज होते हैं उनको अपने जिस्म का पूरा ख्याल करना पड़ता है। जैसे एक बच्चा है, बच्चे का तो आपने सीने का एक्सरे होता है और थायराइड ग्लैंड जो यहाँ पे होती है
उसको डॉक्टर या टेक्नीशियन ने प्रोटेक्ट नहीं किया तो थायराइड कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। ये क्योंकि एक ऐसा हिस्सा है कि बहुत ही नाजुक होता है बच्चों के लिए, तो इसका खास ख्याल करना पड़ता है। तो ये बीमारी जो है ये आगे मतलब जेनेटिक भी आगे मतलब चलती है या इसके चलने के चांसेस होते हैं? जी अब्बास भाई, इसमें ये होता है कि जो ना जेनेटिक चेंज हो जाती है, जीन्स म्यूटेट कर जाती है, अच्छा, तो म्यूटेशन जो होती है वो फिर आगे चलती है। जैसे बच्चों को बर्थ डिफेक्ट होता है तो वो बर्थ डिफेक्ट आगे उनके बच्चे होंगे तो उनको भी बर्थ डिफेक्ट होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उनकी जीन्स भी इफेक्ट हुई है उससे। अच्छा, जीन जो क्रोमोसोम जो वो इफेक्ट होते हैं तो आगे बच्चों में भी असर होगा उसका। तो इसके लिए आप बताएंगे कि क्या इसके लिए प्रिवेंशन या क्या होनी चाहिए, क्या आदमी को करना चाहिए एहतियात इसके बारे में? एक तो आपने इसकी प्रिवेंशन जो है ना वो सिर्फ इतनी है कि आदमी उससे बचे। एक बार जो एक्सपोज हो गया तो वो हमेशा के लिए एक्सपोज हो गया। तो वैक्सीन जाहिर है इसकी कोई नहीं होती? इसकी कोई वैक्सीन नहीं है जी। अच्छा, क्योंकि रेडिएशन जैसे होता है ना कि सन एक्सपोजर से नॉर्दर्न एरियाज में खासतौर से जो ना स्किन कैंसर होते हैं। आपने देखो यहाँ पे किसी को हो गया, नाक पे हो गया, माथे पे हो गया, तो वो जो ना वो स्किन कैंसर जब आ जाते हैं तो उसकी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है, क्योंकि उसकी चेंज हो चुकी होती है सन एक्सपोजर से या रेडिएशन एक्सपोजर से, या अल्ट्रावायलेट जो लोग जाके टैनिंग करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग पहले ही टैन है, लेकिन जो लोग टैनिंग करते हैं जाके तो या धूप में बैठते हैं ज्यादा, उनको स्किन कैंसर होता है। तो एक बार हो गया तो हो गया, इसकी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं हो सकती। वैक्सीन जो बनती है वो उन बीमारियों में बनती है जहाँ पे जरासीम जरासीम का असर होता है ना, वहाँ पे बनती है वैक्सीन। जैसे वूपिंग कफ होगी, मीजल्स होगी, हेपेटाइटिस हो गया, या मेनिंजाइटिस है उसकी वैक्सीन है, टाइफाइड की वैक्सीन है, अभी मलेरिया जो पैरासाइट बनाता है उससे भी वैक्सीन बन रही है। तो जहाँ पे जरासीम आ जाएंगे वहां पे वैक्सीन होगी। जहाँ पे जरासीम नहीं है, एक शुआ आ रही है, तो उस शुआ से बचने का जो है तो वही एक जरिया है कि इंसान बच सके। जैसे होते ना ये सनस्क्रीन होती है, अगर धूप में बैठे ज्यादा देर तो सनस्क्रीन बैठ के लगा के बैठे। अगर धूप में एक्सपोजर है, जैसे आप वॉक कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो उस वक्त सनस्क्रीन डालें तो उससे फायदा होगा। वो एक तरीका है बचने का सूरज की शुआओं से। आपने देखो कि जो पूल्स जो बने थे ना ओपन, वहां पे आमतौर से अमेरिका में खासतौर से वो दवाई डालते हैं जिससे जो सनस्क्रीन के साथ मिलती होती है, उससे इंसान का रंग काला पड़ता है। लेकिन जो है ना सन की, सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज, उनसे इंसान बच जाता है। हाँ, जो लोशन मिलते हैं बाजार से, सनस्क्रीन जी 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 जी।
तो सनस्क्रीन एक चीज है जो बचा सकती है। अब इसके एक्सपोजर जो है वो ऑक्यूपेशन में एक्सपोजर होता है। जैसे जो गैस ऑयल निकलने वाले जो लोग हैं वहां पे रेडी में इस्तेमाल होता है, तो वो लोग एक्सपोज होते हैं। मैंने अर्ज किया पहले रेन गैस जो है ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री जो है ना, जैसे न्यूयॉर्क, मेन, वर्मॉन्ट, ओहायो, नॉर्दर्न मिडवेस्ट, वाशिंगटन, डकोटास, वहां पे जमीन के अंदर से निकलती है। और जो बेसमेंट जो बंद होते हैं, किसी तरह से खुले नहीं होते, वहां पे रेन का नुकसान काफी ज्यादा हो जाता है। यहाँ तक कि बाद एरियाज ऐसे हैं, जैसे न्यूयॉर्क स्टेट का है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मुझे यहाँ के एरियाज का पता है। बफलो एरिया है, यूटा एरिया है, आर्मी के वो पूरी स्ट्रिप नॉर्दर्न स्ट्रिप चली जाती है, वहां पे रेन गैस ज्यादा होती है। तो जब भी घर खरीदें तो चेक कर लें कि रेन गैस वहां पे उस एरिया में नहीं है, जी जी, क्योंकि उसका असर काफी होगा बच्चों पे, नेक्स्ट जनरेशन पे और आने वाली जनरेशन पे। जी जी, जहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे 3 माइल आइलैंड था, या न्यूयॉर्क में ऑस्वेगो एरिया है, और अभी और प्लांट लग रहे हैं उन एरिया में। मिशिगन में है, विस्कॉन्सिन में है, और बाकी मुझे पता नहीं कहाँ किस जगह पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं। वहां के एरिया जो वहां पे असर हो सकता है, लेकिन क्योंकि एक्सपोजर बहुत कम होगा इसलिए क्रॉनिक असर आएंगे, जो है कैंसर, जेनेटिक चेंजेस और बर्थ डिफेक्ट्स। तो आजकल तो डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा इलाज होते हैं, ये जो आप बता रहे थे, एक्सरे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में ये रेडिएशन ज़ाहिर है इस्तेमाल होती हैं। तो इसके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि कैसे इसको हैंडल किया जाए? उसको हैंडल करने का कोई खास तरीका तो नहीं हो सकता। यह कि अगर आपके डॉक्टर को या टेक्नीशियन को पता है कि जैसे बीबी अगर बच्चा कैरी कर रही है तो उसको एक्सरे नहीं करेंगे। अगर फर्ज मुहाल किस तरह करना पड़ जाए तो बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे और औरत के पेट को प्रोटेक्ट करेंगे खास तौर से, सिंपल एक्सरे के लिए भी। और अगर बीबी ना बताएं कि या बाई चांस ना पता हो कि बीबी उस वक्त बच्चे कैरी कर रही हैं या फौरन बाद हमला हो जाए तो उससे भी बच्चे को असर पड़ता है। डॉक्टर साहब मैं ज़रा सुनना नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? रमजान मुबारक हो। आपको भी बड़ा मुबारक हो। और डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत सलाम। जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब हाँ बात करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं जी। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है? डॉक्टर साहब हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ज़रा 1 मिनट होल्ड करें, डॉक्टर साहब का फ़ोन ड्रॉप हो गया, आप 1 मिनट होल्ड करें।
डॉक्टर साहब को हम कनेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, चंद सेकंड जी, में अस्सलाम डॉक्टर साहब वालेकुम। से हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। हाँ, मैं ड्रॉप हो गया था कॉल से। अच्छा, डॉक्टर साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमें बहुत ही मुफीद मशवरे देते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी तौफीकात में इजाफ़ा करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी डॉक्टर साहब, आपसे होल्ड करें। अच्छा, जी जी हेलो डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है मुझे। हाँ वालेकुम अस्सलाम जी। जी, आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। मैं न्यूयॉर्क से मुस्तफा बेटा बात कर रही हूँ। आपसे एक मशवरा लेना है। जी। मेरे भाई पाकिस्तान में होते हैं, वो जो है ना आंतों की कोई प्रॉब्लम है 3-4 साल से, तो उन्होंने जो एक कोशिश कराई कि उनको मोशन के अंदर ना थोड़ी आँव आती है और से ग्लेयर आता है। हॉस्पिटल में कराची के अंदर, तो उन्होंने कहा आपके मस्सा है आगे, उसको आप कट करवा दें। तो मेरे भाई ने वो मस्सा भी कट करवा दिया। तो उसके बाद जो है ना अभी तक उनको जो है ना ब्लड आता है और थोड़ा सा आँव भी आती है, मोशन लूज आता है इस तरह से। तो वो बहुत परेशान है। तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ के ना फिर आपको बताऊंगी। तो मैं आपसे मशवरा लेना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, उसकी ब्लड क्यों आता है और ये मोशन और ये आँख से आता है कि मस्सा, उन्होंने कहा था कि मस्सा खत्म हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, मगर मस्सा जब उन्होंने निकाल दिया तो उसके बावजूद भी आता है। तो उसकी क्या वजूहत है? मैंने जो आँव आती है ना, वो आंतों की, आंतों से बड़ी आंत की जो लाइनिंग होती है ना, वो होती है। जी। और जब आँव ज्यादा डीप हो जाएगी तो उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। जी, ब्लीडिंग आती है, पहले आँव आती है, लूज मोशन होता है, फिर ब्लीडिंग हो जाती है। जी, इसी तरह ये उसका नेचुरल साइकिल है। जी। आँव होती है वो, तो उसमें खून नहीं होता है, तो जैसे आँव उतर गई तो उसकी लाइनिंग उतर गई, तो उसके बाद खून वाला हिस्सा आ जाता है, तो उसमें से खून आएगा। जी जी। तो बहन उसके लिए जो ना बीमारियों का देखना पहले होता है कि कोई इन्फेक्शन हो। जैसे पाकिस्तान में मीवाइसिस बहुत कॉमन है, जिसको कहते हैं डिसेंट्री या पेचिश, वो काफी ज्यादा होती है। और कराची में जो कुक आते हैं हजारा साइड से, नॉर्थ पाकिस्तान से, जी, वो काफी लोग लेके आते हैं अमीबा, एक छोटा सा 1 सेल का वो होता है पैरासाइट, वो आंतों में आके बैठ जाता है। अच्छा अच्छा। वो पॉसिबिलिटी जब मैं कराची पढ़ रहा था तो उस वक्त तकरीबन हमारे सारे कुक्स को ये प्रॉब्लम था। अच्छा। तो हम लोगों ने सबका इलाज किया। जैसे तो डॉक्टर साहब, हम लोगों ने तो ये डॉक्टर जो उन्होंने मस्सा कट किया है, तो वो क्या प्रॉब्लम थी? तो मस्सा क्यों हो गया था? मस्से तो बाहर होते हैं बहन, मस्से का इससे आँव से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, उस मतलब आँख के अंदर इन्फेक्शन है, इसका मतलब ये? जी बहन, एक पॉसिबिलिटी है इन्फेक्शन की। अच्छा, तो ये इनको किस तरह से मतलब ट्रीटमेंट लेना चाहिए और इसकी ग़िज़ा क्या होनी चाहिए? वो तो बहुत खाने पीने में बहुत ही एहतियात करता है ना, वो मसाला जात के कोई चीज खाना खाता है, बुली हुई चीजें खाता है, लौकी वगैरह ये सब, मिर्चे बहुत स्लो, बिल्कुल लाइट मिर्च, इतना ज्यादा एहतियात करता है, उसके बावजूद भी इसको यही रहता है। जी बहन, दूसरा जो है वो है बीमारियां जिनकी वजह का पता नहीं होता, जैसे जिसको हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस या रीजनल एंट्राइटिस, क्रोन डिजीज, उससे भी आँव आएगी और ब्लीडिंग होगी। अच्छा।
जी, तो डॉक्टर साहब उसका इलाज क्या बीमारियों को डिफरेंशिएट करना होता है। एक्चुअली अल्सरेटिव कोलाइटिस और रीजनल एंटराइटिस उसको इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करना होता, क्योंकि उनका इलाज तकरीबन एक जैसा है। अच्छा। लेकिन अमीबाइसिस जो है ना, उससे ये होता है कि अमीबाइसिस और एक और पैरासाइट होता है जार्डिया लैम्बिया, उससे भी हो जाता है इस तरह। अच्छा। तो वो आदमी को पखाना टेस्ट कराना होगा, पखाने का कल्चर करते हैं तो, और खून टेस्ट करते हैं, उससे भी ना पता चल जाता है कि अमीबाइसिस है कि नहीं। जी। अल्सरेटिव कोलाइटिस और रीजनल एंटराइटिस के लिए एक तो जिसको कहते हैं ना कोलोनोस्कोपी के ट्यूब अंदर डाल के, तो वो देखना पड़ता है कि कैसी आंतों की क्या हालत है। जिन्होंने एंडोस्कोपी की थी और तो उन्होंने कहा था कि आपके बहुत मतलब इन्फेक्शन है आपके अंदर। अच्छा है, तो इन्फेक्शन फिर देखेंगे कि किस किस्म की इन्फेक्शन है। अच्छा। तो जो जिस किस्म की होगी उसके मुताबिक इलाज होगा। अच्छा अच्छा, ठीक। तो वो इलाज तो रेगुलर कर रहे हैं, मगर उनको फिर बीच में रुक जाता है, फिर शुरू हो जाता है, ये समझ में नहीं आती फिर बात। ये जो इस तरह की स्टोरी जो है बहन, वो आमतौर से अल्सरेटिव कोलाइटिस और रीजनल एंटराइटिस से आती है कि कभी ठीक हो गए, कभी कभी बीमार हो गए, कभी ठीक हो गए, कभी बीमार हो गए। अच्छा अच्छा। इन्फेक्शन होगी तो वो तो हर वक्त असर करेगी अपना। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसमें खाने के लिए बताइए मुझे, उनको क्या गज़ा लेनी चाहिए जो वो कुछ बेस्ट हो जाए। मैम जब इस तरह की अगर देखे ना बीमारी का पहले पता हो तो फिर है ना, ये बीमारी क्या है, इन्फेक्शन है या रीजनल एंटराइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस है। डॉक्टर साहब मैं उनकी रिपोर्टें मंगा के आप तक पहुँचाऊँ? जी पहुँचा दें तो बहन आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, मैं भाई से कहूंगी कि अपनी रिपोर्टें जो है ना मुझे वो कर दो ईमेल, और मैं वो निकाल के ना मैं आपको पहुंचाऊंगी। मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ, मेरा भाई बहुत ही प्रॉब्लम में है, बस क्या बताऊँ आपको। बस मैंने यही कहा कि मैं हमारे चैनल पे डॉक्टर साहब आते हैं, इतने अच्छे हैं, सब कुछ ऐसी खिदमत आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मौला पंजतन पाक के साय में आपको इसका अजर मिलेगा। आप इतनी दिल को तसल्ली हो जाती है आपसे बात करके। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि उसकी रिपोर्टें मंगा के ना आपको मैं पहुँचाती हूँ, फिर आप बताइएगा उसकी ओपिनियन क्या है। ठीक है, मैं हाजिर हूँ। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। बस आप खाने के बारे में मुझे बता दीजिए, उसको मैं क्या कहूँगी, क्या गज़ा खाओ। पहले कि जब तक बीमारी का पता ना हो तो खाने के लिए आदमी कुछ नहीं कह सकता रहने। अच्छा अच्छा, वो बनाना वगैरह जो खाता है वो ठीक है इसके लिए? इसबगोल की भूसी खाता है दही में मिला के, और बनाना खाता है, तो ये चीज सही है उसके खाने के लिए? जिस वक्त उनको खून नहीं आ रहा ना, हाव नहीं आ रही है, तो उस वक्त वो बहुत अच्छा है। अच्छा। दानेदार चीज ना खाएं, जैसे मकई होती है, इस तरह की चीजें दाने वाली ना खाएं जी। लेकिन जो है ना केला या इसबगोल का छिलका, इसबगोल नहीं, इसबगोल का छिलका, इसबगोल का छिलका काफी अच्छा असर पड़ता है। जी जी, वो इसबगोल का छिलका जो वो जो इसबगोल की भूसी जिसे बोलते हैं, व्हाइट सी, वो खाता है दही में मिला के। जी हाँ, उससे काफी बेहतर असर पड़ेगा। लेकिन जब खून आ रहा हो, आ रही हो, तो उस वक्त चावल, दही, आलू जी, मैदा पूरा आटा नहीं। अच्छा। जो मैदा निकालते हैं उस तरह का मैदा, जैसे निशासा निकालते हैं, वो चीजें वो उन्हें फायदा देंगी। जी, ये नहीं खानी चाहिए उस वक्त।
ये खानी चाहिए जब आ रही हो या खून आ रहा हो तो। ओके ओके डॉक्टर साहब, यही चीज मालूम करनी थी, तो ये मैं भाई को बता दूंगी और उसकी रिपोर्टें मंगा के ना मैं आप तक पहुंचाऊंगी। मौलाना साहब से पूछ के आपका जो भी किस तरह से पहुंचानी होगी, मैं विलायत चैनल से पहुंचाऊँ जैसे भी, तो आप मुझे बता दीजिए मैं कैसे पहुंचाऊँ। जी, आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। अच्छा, 1 मिनट में लिखती हूँ पेपर पे। जी डॉक्टर साहब बताइए। एस सैयद का एस, इजहार का ए और हैदर HAI नंबर 1 SA हैदर 1। जी डॉक्टर दोबारा बताइए, मुझे समझ में नहीं आया। एस सैयद का एस, जी जी इजहार का ए, जी जी हैदर HAIDER, ओके SA हैदर 1 ओके एट ओके हार्टमेल। डॉक्टर ओके मैं ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी सो मच। मौला पाक पंजतन पाक के सबके में आपकी सेहत तंदुरुस्ती बरकरारी हो, अल्लाह ताला भाई को मौला आपको अजर अजीम अता करे। आमीन। अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करे बहन, मेरी दुआ आपके साथ ओके, है। ताफिज या अली मदद फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज। जी डॉक्टर साहब। तो बस भाई मैं अर्ज कर रहा था कि जो है ना, एक तो नेचुरल सोर्सेज है ना इसके रेडिएशन के, जिसमें आ जाएगा कॉस्मिक रेज, सूरज की, उसके लिए सन स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं नेचुरल, उसमें आ जाएगा। जैसे जहाँ पे तेल निकलता है, गैस निकलती है, तो वहाँ पे वहाँ से भी रेडिएशन निकलती है नेचुरली। फिर रेडियल गैस जो बेसमेंट से होती है, वो नेचुरल सोर्सेज है। उसके बाद इंसान ने भी इसमें काफी तरक्की की है, यानी इंसान ने भी काफी रेडिएशन निकाली है कि हम लोग इस पे एक्सपोज हो। जैसे बॉम्बे का मैंने अर्ज किया, स्मार्ट बॉम्ब, ड्रोन के अटैक जो हो रहे हैं, तो वो या फिर न्यूक्लियर वेस्ट जो है, बहुत मुल्कों में अभी तक न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने का प्रॉपर तरीका नहीं निकला है, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, ब्राजील है। उसके बरकस आप देखें वेस्टर्न यूरोप को या अमेरिका, कनाडा को, तो यहाँ पे काफी अच्छा इंतजाम है कि न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करें। उसके बाद मेडिकल जो है ना यूजेस इसके, जैसे रेडिएशन से ट्रीटमेंट होता है या बहुत इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उन इन्वेस्टिगेशन से जो इस्तेमाल होते हैं रेडिएशन, या जैसे कार्डियक कैथेटराइजेशन कराई, कैट स्कैन कराया, CT स्कैन वगैरह, एक्सरे कराए, तो उससे एक्सपोजर काफी होता है। फिर यहाँ पे जब रेडियम इस्तेमाल हुआ ना अर्ली 20th सेंचुरी में, तो उनको याद करते हैं रेडियम गर्ल्स के नाम से। उनको एक्यूट पॉइजनिंग हुई थी क्योंकि घड़ियों में रेडियम लगाया करते थे उस वक्त चमकने के लिए। तो पता नहीं था कि कैसे कितनी पॉइजनस चीजें हैं ये, तो वो उन लोगों को एक्सपोजर हुआ था। तो डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान में इसकी वहाँ भी आपके नॉलेज में है कि कितनी इसकी वहाँ कोई रेशो है इस तकलीफ की?
अब भाई अभी जो बॉम्बिंग हो रही है ना नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, जी जी। तो वहां से पानी आता है नीचे अच्छा। सिंध में, पंजाब में, जो मुल्तान का हिस्सा पंजाब का वहां पे, सिंध में, बलूचिस्तान में पानी वहां पे आ रहा है। तो वहां पे रेडिएशन के असर होंगे और 5-10 साल तक। जैसे फसलों में वहां से रेडियम बह के नीचे आएगा, यूरेनियम जो है तो ये वो पानी बह में के रन नीचे आएगा पानी में इन रन हिस्सों करते में। हैं। जी, तो वो फसलों में आएगा, फसलों से आदमी खाएंगे। जैसे आदमी खाएंगे तो वो जिस्म में जाएगा, जिस्म में जाके असर होगा उसका। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि उसके जो है ना डिप्लीटेड यूरेनियम, उसको अगर आप तली पे रखें ना तो वो खून के हिस्से तक नहीं जा सकता, इतनी उसके वो इतना कम असर होता है उसका। क्योंकि तली में जो लाइनिंग है वो काफी थिक है, तो उसका असर इतना डीप नहीं होता कि उस पर असर कर सके, अंदर असर कर सके। अब मैं ज्यादा बात नहीं। जी डॉक्टर साहब, वो आप ये फरमा रहे हैं कि वो जब ऐसे आज से 4-5 साल बाद इसके असरात हो सकते हैं, तो उसके लिए होंगे, लाजमी होंगे। उसके लिए प्रिवेंशन हो सकती हैं? कोई प्रिवेंशन नहीं है? प्रिवेंशन सिर्फ नहीं है कि ड्रोन अटैक ना हो, और कोई जब जिसे वो नीचे आ गया, जब डिप्लीटेड यूरेनियम जमीन में आ गया तो पानी से बह के नीचे जाना ही जाना है उसने। उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते ना। जी जी जी। और जब जाएगा पानी में जाएगा, जमीन में जाएगा, जमीन से जो फसल उगेगी तो उस फसल में भी होगा, उसके बीज में, उसके फ्रूट में, उसके स्टेम में, हर जगह पे असर होगा उसका। तो जब हम लोग खाएंगे, जो पाकिस्तानी यमनी जो लोग खाएंगे इसको, तो उन पे असर तो होना ही है, उसको कोई चीज नहीं रोक सकती। मुझे हैरानगी जो है ना वो ये है कि जिन मुल्कों में अटैक हो रहे हैं वहां की हुकूमतें इसको इस पैराए में नहीं देख रही। वहां पे भी साइंटिस्ट हैं, वहां पे भी डॉक्टर हैं, लेकिन उसको इस पैराए में नहीं देखते। एक यूके की लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने 96 में 5 साल के बाद रेडियम की जो है डिप्लीटेड यूरेनियम, उसकी बॉम्बिंग के 5 साल के बाद जाके देखा था इराक में सद्दाम के जमाने में, तो उस वक्त 36% बर्थ डिफेक्ट बढ़ चुके थे। तो उन्होंने पेपर पब्लिश किया। पहले तो जो स्टैंडर्ड की जैसे लैंसेट और उनके ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, उन्होंने वो आर्टिकल पब्लिश करने से इनकार किया। तो बीबी ने फिर छोटे छोटे जर्नल में उसको पब्लिश किया, और हुकूमत इंग्लैंड का रिएक्शन ये है कि उन बीबी को जवाब मिल चुका है, वो काम नहीं कर सकती है जाकर। अच्छा, तो वो ये डिस्क्लोज जो उन्होंने किया इस वजह से, जो उन्होंने डिस्क्लोज किया कि इतना असर, ज्यादा असर हो रहा है वहां पे। अच्छा, तो बल्कि वो तो उनको कोई इसके बारे में आगे कोई इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो उस तरफ जाते, वो अपना इसको इसकी क्या वजह है, उन्होंने क्यों इस तरह उसको वहीं रोक दिया? ये कनाडा से हमारे एक शिया मुसलमान भाई हैं जो इस चीज को स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने पेपर पेश किया था वहाँ पे IMI की कॉन्फ्रेंस में, इसमें ना कुफा यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने इस पे ज्यादा रोशनी डाली थी। तो लोग अवेयर है इसमें, लेकिन
कोई कुछ कर नहीं सकता। जब हुकूमतें खामोश है इसके लिए, जैसे पाकिस्तान हुकूमत है, यमन हुकूमत है, या नॉर्दर्न ये जो है इथियोपिया वगैरह, वहाँ पे जहाँ पे ड्रोन अटैक होते हैं, या कोसोवो की हुकूमत है, या लीबिया के रिबेल्स हैं जो जिनके पास हुकूमत है अभी, वो ना इस चीज को देखते हैं, ना उन्हें देखने की का हुक्म होता है, क्योंकि जो उनके मालिक है वही वो जैसे बताएंगे वैसे करेंगे। साइंटिस्ट वहां पे भी हैं, डॉक्टर वहां पे भी हैं। कनाडा से जाके तो आदमी स्टडी करता है उसको, या मैं यहाँ से बोल रहा हूँ अमेरिका से, तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, उनको स्टडी करना चाहिए, देखें कि क्या असर हो रहा है लोगों पे। तो इसमें कनाडा में भी है मुसलमानों के लिए कोई खुसूसन कि कोई इस पे असर, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। जी जी, कोई पास्ट में कनाडा में भी इस किस्म की कोई हुआ है, इस किस्म का कोई सामने आई है कुछ चीज, या कोई मोरालिटी ऐसी? जी बस मैंने अर्ज किया ना कि वेस्टर्न यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में डिस्पोजल और इससे बचने की इतनी तदाबीर हैं कि बहुत बदकिस्मत इंसान होंगे जो एक्सपोज होंगे। जैसे रेडान गया था ना, तो रेडान के लिए बहुत से इसमें लॉ है कि जो डेवलपर है ना वो उसको स्टडी करे और बताए पब्लिक को कि वहां पे रेडान का असर है। जो पुराने मकान बेचते हैं तो उसमें लोग इतने एजुकेटेड हैं कि लोग खुद से उसको स्टडी करते हैं कि वहां पे रेडान का असर है कि नहीं। बेसमेंट आप देखेंगे कि बाद लोग बेसमेंट को काफी बड़े रोशनदान लगा के तो खोलते हैं उनको, जी जी, उससे रेडान खत्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये कि एक लेवल पे जैसा हमारे घर है हार्टफोर्ड में कि एक लेवल पे दरवाजा खुलता बाहर, तो वहां पे रेडान अगर हो भी बेसमेंट में तो वो बाहर निकल जाएगी। मतलब आपका ये है कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में इस तकलीफ के या इस किस्म की चीज़ के बहुत कम हैं, बहुत कम है यहाँ पे, कम असरात हैं। जी जी जी, यहाँ पे होता है जो मैन मेड जो है ना तरीके, जो जहाँ से जिन इलाकों से जैसे यूटा वगैरह है, मुझे स्टेट का नाम भूल रहा है, वहां से तेल और गैस काफी निकलती है। तो वहां पे जो लोगों को एक्सपोजर होगा क्रॉनिक बेस पे, थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर काफी देर तक होता रहेगा। या जैसे अभी अपस्टेट न्यूयॉर्क में, सिरेक्यूज एरिया में, या उसके साउथ में थोड़ा सा ना, वहां पे गैस ज्यादा, काफी ज्यादा है। तो वहां से गैस निकालने की गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है, तो उसको स्टडी कर रहे हैं कि कैसे उसको, उसके लिए कहते हैं कि उसमें फ्रैक्चरिंग करेंगे ना, तो फ्रैक्चरिंग में जो सामान इस्तेमाल होगा उससे, और लोकल जो जमीन में रेडिएशन है वो निकल के लोगों को अफेक्ट करेगी थोड़ा सा। तो इसके बावजूद हुकूमत दे दी, लेकिन अभी तक उसका फ्रैक्चरिंग का एक्टिव काम नहीं शुरू हुआ है। इसका मतलब वो तो यहाँ पर फिर गवर्नमेंट जो है वो उस सिलसिले में प्रिवेंशन जो है वो कभी ऐसी कोई ना रेडिएशंस, उसको रेडिएशंस की प्रिवेंशन के लिए तो वो साथ साथ ही कुछ करेंगे ना, जहाँ भी आप ये फरमा रहे हैं जिन एरियाज में ये चांसेस हैं इसके। जी हाँ, हुकूमतें वहाँ पे काफी करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट सब करती हैं, काउंटीज सब करते हैं इसमें। दूसरा जो है लाइबिलिटी जो है ना यहाँ पे,
लाइबिलिटी का चक्कर जो ना उससे भी लोग, इंडस्ट्री खुद भी डरती है। जी जी जी। तो क्योंकि इंडस्ट्री भी डरती है तो इंडस्ट्री भी इस चीज का ख्याल करती है कि लोगों को रेडिएशन का एक्सपोजर ना हो या बाकी हार्मफुल जो इफेक्ट होते हैं उसका असर ना हो। आप देखते हैं कि काफी इंडस्ट्री यहाँ से मूव होकर बाहर चली गई है। जी जी। डेवलपिंग कंट्रीज में खासतौर से ना ये जो है चमड़ा रंगने की इंडस्ट्री, उसमें कार्सिनोजेंस होती हैं जो कैंसर काजिंग जो होते हैं ना केमिकल, वो होते हैं। तो वो इंडस्ट्री भी चली गई यहाँ से बाहर, क्योंकि कोई कंपनी आपके सर पे लासूट नहीं लेना चाहती। जी जी जी। लेकिन जो इलाज के लिए या इन्वेस्टिगेशंस के लिए, मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो रेडिएशन या रेडियो एक्टिव मटीरियल इस्तेमाल होता है उसके क्रॉनिक असरात होते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक रेडिएशन के रेफरेंस से मेरा क्वेश्चन है कि जाहिर है कि ये सुनने में आता था ना कि ज़ाहिर है आपके सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट के मैं बात कर रहा हूँ कि ये जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं या नज़दीक से देखते हैं या ये सेल फ़ोन है, तो इसके मुतालिक भी बहुत सुना है कि इसमें से भी कोई ऐसी रेडिएशंस हैं जो कि अफेक्ट कर सकती हैं। इसके बारे में आप क्या इरशाद करेंगे? सेल फोन जो है ना वो WHO ने उसको बताया है कि ये पॉसिबली इसका असर है। अच्छा। स्वीडन में एक कंपनी जिसके 5 फ्लोर थे मेरे ख्याल में, और टॉप फ्लोर पे इसके टावर लगे हुए थे सेल फोन के। जी। तो वहां पे जो 5th फ्लोर पर काम करने वाले लोग थे उनमें कैंसर ज्यादा थे, ब्रेन कैंसर पर्टिकुलरली, और लिम्फोमा। तो उन्होंने 5th फ्लोर और 4th फ्लोर को बंद कर दिया है। अच्छा। उसके सेल फोन के टावर लगे हैं वहां पे अभी भी। जी जी। लेकिन उन्होंने 2 फ्लोर बंद कर दिए कि वहां से कोई वर्कर काम नहीं कर सकता है। अच्छा। तो अभी तक ये प्रूवन चीज नहीं है, क्योंकि इसकी जो होती है ना सेल फोन की जो रेडियो वेव है वो होती है माइक्रोवेव से मिलती जुलती। जी। ये माइक्रोवेव जो गर्म करती है चीज को, लेकिन उससे इतना ज्यादा असर नहीं होता गर्मी के अलावा। जी। बाकी जिस्म पे इतना असर नहीं होता है, जिस्म कुक हो जाएगा, लेकिन उसमें वो ये नहीं कि वो रेडिएशन कैरी करें आगे खुराक में। तो ये जो टीवी का है, टीवी और जो है ना कंप्यूटर, ये जो मॉनिटर जो है कंप्यूटर्स के, जी, उनके लिए हमला औरतें दूर बैठे या इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। अच्छा। वो भी पॉसिबल है, अभी तक प्रूवन नहीं है लेकिन पॉसिबल है। अच्छा। अगर बिल्कुल पास हो ना तो उसका असर होता है। मतलब बाद लोगों ने कहा कि असर होता है, बाद ने कहा कि कोई असर नहीं होता, वो भी अभी तक शक में है। अच्छा। जो है ना सन लैंप्स, आपने देखो होगा आमतौर से ना ये जो लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखते हैं उनके पास सन लैंप भी होते हैं, और रेडिएशन के लिए वो ना यूवीबी के नाम से हालात होते हैं। तो उनसे रेडिएशन, एक्टिव रेडिएशन होती है जो कि स्किन कैंसर काज करती है और स्किन को थिक करती है। इसीलिए जिन लोगों को बीमारी होती है ना, नाम सोराइसिस, ये होता है सिल्वरी स्केल, इंसान का पूरे जिस्म पे इफेक्ट होता है उसका।
हेयर लाइन पे खास तौर से, बालों पे, नाखून पे, यहाँ पे थिक्स की हो जाती है, उसके स्केल से बन जाते हैं, उसको कहते हैं सोराइसिस। जी जी जी। तो सोराइसिस का इलाज होता है यूवीबी से। अगर कोई यंग उम्र में उससे इलाज करा रहे हैं, बीबी में बहुत कम होता है सोराइसिस। मर्द अगर इलाज कर रहे हैं और इस उम्र में है तो उनके बच्चे हों, जैसे 20 साल से लेके 35-40 साल तक, तो उनको परहेज करनी चाहिए। अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको बचाना चाहिए उससे। तो ये सोराइसिस के लिए कोई मेडिसिन भी है जो यूज की जा जी, सकती मेडिसिन भी है, लेकिन मेडिसिन का भी असर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा होता है। और एक मेडिसिन तो ऐसी है कि जो पुराने जमाने में अबॉर्शन के लिए डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते थे। अच्छा। ये अगर कभी भी बच्चा नहीं जाती थी, या बच्चे में कोई डिफेक्ट था, या बच्चे से माँ को नुकसान होने का डर था, तो वो उससे ना दवाई से बच्चे को मार देते थे। अच्छा। तो उससे अबॉर्शन हो जाती थी। तो सोराइसिस का क्या एक्चुअली उसके सिम्टम्स क्या है, मतलब वो कैसे पता लगता है कि सोराइसिस है? सोराइसिस देखने की बीमारी है, स्किन की होती है मोस्टली ना। जी जी। मोस्टली स्किन की होती है। आपको स्केल इतने बड़े नजर आते हैं, उसके कोने पे, इस जगह पे, घुटने पे सामने, हिप्स पे पीछे, या पूरे जिस्म पे उसका असर होगा। छोटे छोटे दाने बन जाएंगे, छोटे छोटे वो ना एरिया बन जाएंगे, जहां से शाइनिंग सिल्वरी, ग्रे सिल्वर स्केल उतरते हैं। अच्छा। तो उसके लिए अगर किसी ने एक मरीज को देखा है तो उसके लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है कि वो उसको डायग्नोज कर सके। अच्छा अच्छा। इतना क्लासिकल उसका स्केल होता है कि किसी और बीमारी में उतना क्लासिकल स्केल नहीं होता है। तो जाहिर है कि तो ये जैसे स्पेशलिस्ट ही देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को 25 साल की उम्र में हुआ, तो 35 साल या उससे ज्यादा उम्र में आदमी के जोड़ों पे भी असर पड़ता है, जिसमें घुटने, टखने, शोल्डर्स, हिप्स, जो बड़े जॉइंट जो ना उन पे असर पड़ता है, कोनियों, यहाँ पे असर पड़ता है। तो वहां पे आर्थराइटिस हो जाता है, उसमें काफी इंसान को तकलीफ होती है। यानी ये सोराइसिस से आर्थराइटिस भी होने के चांसेस होते हैं। सोराइसिस के एक आर्थराइटिस की किस्म है, उसको कहते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। तो वो होता है सोराइसिस है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके लिए ये जेनेटिक भी आगे चलती है, अगर किसी को सोराइसिस हो तो आगे जेनेटिक भी ये चलती है आगे? जी, बाज सोराइसिस में जीन्स डिस्कवर हुई है जो सोराइसिस को कैरी करेंगी। अच्छा। तो वो लेकिन आमतौर से होता है कि कोई खानदानी इसका इतना ज्यादा असर नहीं होता है। अच्छा अच्छा। तो ये सोराइसिस जो है इसकी अगर कोई किसी को हो और वो मतलब कम स्केल पे हो, तो वो आगे उसको मतलब इलाज की ज़रूरत है, जाहिर है। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं है तो उसके फिर आप बता रहे हैं कि एक उसका असर ये हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, और भी उसके कोई डेंजरस किस्म के असरात हो सकते हैं। उससे सोराइसिस के कई बार होता है कि इंसान में यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। यूरिक एसिड जब ज्यादा बनता है ना, तो उससे ग्लाउट हो जाता है। अच्छा। ग्लाउट प्रिवेंशन के इलाज है, लेकिन जो ना सोरियाटिक आर्थराइटिस, उसके प्रिवेंशन का कोई तरीका नहीं है।
तरीका यही है कि सोराइसिस का इलाज करें और ना जरा थोड़े से इंटरेस्ट लेके इलाज करें ताकि बिल्कुल ठीक हो। तो अगर ये ठीक से रखें तो आमतौर से आर्थराइटिस डिले हो जाता है काफी सालों के लिए। क्या, मैं मुझे नहीं समझ आई, क्या आप दोबारा जरा इरशाद करें, क्या कहा आपने? जी, अगर सोराइसिस का इलाज कर लेना जी जी जैसे दवाइयों से या यूवी से, अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेज जो है जी। उनसे अगर स्किन ठीक रहे तो आर्थराइटिस काफी देर तक डिले हो जाता है। अच्छा अच्छा। मतलब आएगा जरूर, लेकिन हो सकता है 20 साल में आए, 30 साल में आए। जी जी। तो ये अर्थराइटिस में जो है ये इसमें ये भी हो सकता है कि ये मतलब जैसे किसी को है और वो कंटेजियस हो सकता है, यानी आपने कोई नहीं, जैसे कंटेजियस टॉवल ये भी यूज़ किया, कंटेजियस नहीं है। कंटेजियस नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि अगर कोई टॉवल किसी का और यूज़ कर ले या इस तरह की कोई हो जाए या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें कोई ऐसी नहीं, कंटेजियस नहीं। जी। तो बहरहाल जी माशाल्लाह, बड़ी आपका डॉक्टर साहब बड़ा ज़बरदस्त ये चल रहा है सिलसिला। तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे हमारे नाजरीन इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। आप माशाल्लाह इतना टाइम कलाम टीवी को देते हैं, आपकी जो है वो अल्लाह ताला आपके जो है वो दर्जात बुलंद करे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ब्लड टीवी को बढ़ाए, फूले, फैलाए ताकि बाकी खिदमत भी अंजाम दे सके। इंशाल्लाह। और नाजरीन से मेरी गुजारिश है कि अगर वो और भी किसी किस्म का कोई मेडिकल का क्वेश्चन हो तो वो प्लीज़ कॉल करके, डॉक्टर साहब इस वक्त ऑनलाइन हमारे पास हैं ऑन एयर, तो वो हमारे से क्वेश्चन कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आज की डिस्कशन के रिलेटेड, अगर वैसे भी किसी का कोई और भी क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर मेडिकली क्वेश्चन कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, और आप खैरियत से हैं? तो मैं कोशिश में हूँ बस में कि मेरे साथ और लोग भी शामिल हों, और डॉक्टर्स, डेंटिस्ट। मैं कोशिश में हूँ, और पिछले हफ्ते में एक्चुअली मेरे साथ थे डॉक्टर हसन अनीस जाफरी, जी जी, जो कि पेन स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा अच्छा, वो मेरे साथ थे लास्ट वीक। अच्छा अच्छा, और अल्लाह ताला ने से दे वो बीमार थे पिछले 4 दिनों में। तो नेक्स्ट वीक शायद वो मेरे साथ कर सके। हम लोग सोच रहे थे कि गर्दन की जो दर्द है ना, गर्दन में दर्द, और जो गर्दन से बाजू में जाती है, उस दर्द के मुतल्लिक बात करें। लेकिन आज जफर भाई ने कॉल किया मुझे न्यूयॉर्क से, तो उन्होंने कहा कि डिहाइड्रेशन की बात करनी चाहिए। रमजान में लोग चूंकि रोजा रखते हैं, जैसे किसी को शुगर है या किसी को गुर्दे की बीमारी है कि पानी ज्यादा लूज कर जाते हैं, जी तो उनके फायदे के लिए अगर डिहाइड्रेशन पे बात करें तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी। जी डॉक्टर साहब, आप इरशाद करें। नहीं, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक में, अच्छा अच्छा, बस भाई उसके लिए बहुत काफी पढ़ना पड़ता है उसके जी लिए। जी हाँ, आपके यहाँ, जी जी जी। तो नहीं, इंशाल्लाह तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए ना। जी बिल्कुल, हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और भी जो हैं डॉक्टर्स इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, और लोगों से भी हम जो है, आपका बड़ा अच्छा ये आइडिया है कि और भी डॉक्टर्स को हम इसमें इन्वॉल्व करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला यहाँ से आलमी से लोग आएंगे इंशाल्लाह। जी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिससे मैंने बात की है तकरीबन 5-6 हजरात हैं जिन्होंने आमादगी जाहिर की है, जी जी, और डेंटिस्ट भी हैं जो आएंगे और नाज़रीन को से बात करेंगे,
और उनके सवालों के जवाब देंगे। बल्कि मेरी तो ये ख्वाहिश होगी डॉक्टर साहब के हम यहाँ चूँकि मेडिकल इंश्योरेंस और ये इसके भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, कोई हम ऐसा भी कोई देखें कि किस तरीके से उसको भी हम जो जिनके पास इंश्योरेंस मसलन नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम इस चैनल से क्या कर सकते हैं या क्या उनको मशवरा दे सकते हैं। तो इस किस्म की भी हम चाहेंगे कि इस किस्म की सर्विसेज पे हम जो है थोड़ा सा इंशाल्लाह वर्क करेंगे इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा अपनी बीमारी के मतलब सीखना, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि हिसाब नहीं। जब मैं प्रैक्टिस में था तो मैं हमेशा मरीजों से कहता था कि आपने 90% अपना इलाज करना है और मैंने 10% करना है। जी जी जी। और एक्चुअली मेरी जो एनालिसिस है ना, मेरा इस पे यकीन है रही कि इंसान 90% खुद इलाज करता है। अच्छा अच्छा। अगर इंसान को खुद पता हो ना तो वो बेहतर इलाज कराएगा हर बीमारी में। जी जी जी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ऐसे इंसान की जिसको आप नहीं जानते और पब्लिक नहीं जानती। उसकी आंखों में बीमारी थी, आंखों में सुर्खी थी, लेकिन सिर्फ जो हिस्सा नजर आता है ना सफेद हिस्सा, उसमें सुर्खी थी। मैंने उसको 3-4 बार देखा है। जी। तो उसके जो ना हम कहते हैं कंजंक्टिवा, ये लाइनिंग होती है सफेद हिस्से के ऊपर। जी जी जी। पूरी आंख में होता है, मतलब पूरी आंख में वो ना कवरिंग होती है, जिसको कहते हैं पिंक आई, या हमारे यहाँ कहते हैं कि आंखें आ गई हैं। जी जी। तो वो हिस्सा इन्फेक्शन होती है उस हिस्से में, उसको कहते हैं कंजंक्टिवा। जी। तो उसका कंजंक्टिवा ठीक हो के तो उसको कहते हैं ट्रीजियम। उसको मैं ट्रीजियम समझता था और उसको है एक्चुअली, यानी कि मैं खाली समझता था। उस आदमी को वो आदमी कहते थे कि मुझे रात में खारिश होती है। अच्छा। तो मैंने 3 बार उसको देख चुका हूं पहले, लेकिन 3 बार में हर बार मैंने उसके टेलीविजन देख कह के तो भेज दिया। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने भी, आई स्पेशलिस्ट ने, उसने भी उसको टेलीविजन कह के तो भेज दिया। आज मैंने उसे देखा तो उसके जो बाकी कंजंक्टिवा है ना वो भी एलर्जी शो कर रहा था। अच्छा। तो आज उसको प्रॉपर दवाई मिली है। अगर उसकी बात मैं मान लेता या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मान लेता तो वो दवाई पहले ले सकता था, लेकिन ना उसने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने देखा उसके आंख को, उसने उस हिस्से के अलावा ना कि उसमें सुर्खी हो ना मैंने देखी, तो उसका इलाज नहीं हो सका प्रॉपरली पहले 3-4 हफ्ते। अच्छा। लेकिन आज उसे दवाई मिली है कि अल्लाह ताला उसे शिफा दे तो वो ठीक होगा। अच्छा। तो इससे मेरा जो अर्ज करने का मतलब है ये है कि मरीज खुद ज्यादा इलाज करता है, ज्यादा बताता है और ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है कि वो इलाज का हिस्सा बने। जी जी। आपने आम सुना होगा कि भाई डॉक्टर, आपने सुना होगा कि जब मरीज हमारे पास आता है तो अपनी वो स्टोरी बयान करते हैं। जी जी। जब स्टोरी बयान करते हैं ना तो जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम जो है ना वहां से बीमारियों को इस सिस्टम में बीमारी नहीं है, इसमें नहीं है, फलां में नहीं है, फलां में नहीं है, फलां में नहीं है, फलां में नहीं है। तो ये 2 सिस्टम 3 सिस्टम जो है ये अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब हिस्ट्री से पता चलता है। जी जी।
तो इसलिए हिस्ट्री की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप नैरो डाउन करके तो बीमारी को कर सकते हैं कि फला, जैसे ये अभी बहन बता रही थी, तो उन्होंने हिस्ट्री में बताया मुझे कि आंतों में बीमारी है जी। तो अब बाकी जो है ना जिस्म के हिस्से उनको हम निकाल देंगे कि दिमाग में कुछ नहीं है, दिल में कुछ नहीं है, गुर्दे में कुछ नहीं है, टांगों में कुछ नहीं है, फेफड़ों में कुछ नहीं है। नैरो हो जाएगी ना वो, नैरो डाउन करके तो वो एक दो सिस्टम पे आ जाएगी। जी जी उसके बाद एग्जामिनेशन जो है ना वो फर्दर नैरो डाउन करते हैं। जी जी। उसके बाद इन्वॉल्व जो है ना इन्वेस्टिगेशन वो फिर डायग्नोस की हालत तक लेके आती हैं। तो हिस्ट्री कौन देता है? इंग्लिश। जी, मैं ये रोज़े के रेफरेंस से क्वेश्चन मेरे जहन में आया अभी, तो जी। वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे रोज़ों में ये जो डायबिटीज़ की तकलीफ ये टेम्परेरीली भी हो जाती है या कोई इसमें, क्योंकि आज मुझे शिकायत मिली किसी से कि भी वो डायबिटीज़ का थोड़ा सा हो गया है, हमारी प्रॉब्लम हुई है। इसमें ऐसा भी होता है कि यहाँ वो तकलीफ शुरू से थी, या ये है कि रोज़े की वजह से टेम्परेरीली भी ऐसे हो सकता है? रोजे से अगर तो खाएं इस्लामी तरीके के मुताबिक जी, तो डायबिटीज ठीक होने के ज्यादा चांसेस हैं बजाय खराब होने के। जी जी। यानी आप सेरी को अगर खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे जी, उसमें प्रोटीन होगी, जैसे पनीर है, अंडे हैं, या दूध है, दही है, तो उसमें प्रोटीन ज्यादा होगी, तो वो शुगर को थोड़ा सा ठीक करेगी। शाम को कम खाएं, ना कि जैसे पाकिस्तान में होता है हमारे यहाँ के जी पहले अफ्तारी की, उससे 500-600 कैलोरी 700 कैलोरी उससे जिस्म में चली गई, फिर खाना खाया उससे और 1200-1300-1400 कैलोरी चली गई, तो शहर की कैलोरी मिला के तो वो तकरीबन 3000 हो जाती है, और आम जरूरत के लिए 2000 प्लस माइनस 200 प्लस माइनस दोनों 200-300 कैलोरी की जरूरत होगी। अगर कोई बहुत हैवी जॉब करते हैं लोग तो उनके लिए 2500 कैलोरी 2600 कैलोरी काफी होगी। लेकिन 3000 कैलोरी तकरीबन सबके लिए ज्यादा होंगी। तो आमतौर से होता है कि हम लोग वजन गेन करते हैं रमजान में। तो आपने इरशाद किया कि वो जो है पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन यहाँ भी मेरा ख्याल है ऐसे ही होता है कि इफ्तारी में बहुत सारे लवाजमात होते हैं, उसके बाद खाना होता है। तो यहाँ हम अपना कल्चर तो यहाँ लेके आए हुए हैं, कल्चर लेके आए हम लोग डेफिनेटली उसी तरह करते हैं हम लोग। शाम का खाना तकरीबन मैंने किसी का काउंट किया, मेरे साथ बैठे थे जिनको शुगर है, तो मैंने उनका ऐसे देख के ना कि मैंने उनको बताना शुरू किया कि इसमें इतनी कैलोरी इतनी कैलोरी इतनी कैलोरी, तो उनके तकरीबन हो गया था पूरी प्लेट में 1600 कैलोरीज सिर्फ शाम के खाने में। अच्छा, उनको शुगर है साथ। तो आप क्या उसमें स्ट्रांगली क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या जिसको मतलब ये शुगर की प्रॉब्लम हो, आप क्या स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि वो क्या अफ्तारी में और सहरी में लें? अभी आपने खैर बताया कि अंडे हैं, और इसके अलावा क्या? अंडे, लो फैट पनीर। अच्छा, फैट लो फैट होना चाहिए। पनीर जो है ना वो चीज जो है लो फैट होनी चाहिए। जी। और मैं चीज घर पे आमतौर से वही इस्तेमाल करता हूँ जिसपे लिखा होता है नो एनिमल नेट। अगर मुझे इजाजत दे तो मैं लेके आऊँ चीज की वो गुठली जो लेके आऊँ मैं। जी 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 जी।
उसमें क्या मैं आपको आपको दिखाता हूँ, उस पर लिखा है नो एनिमल रिनेट। अच्छा, इजाजत देते हो आप मुझे? हाँ हाँ, आप लें लें, मैं शायद। लेके आता हूँ मैं। जी जी। नाजरीन, डॉक्टर साहब कुछ वो पनीर का कोई पैकेट ले के आ रहे हैं, तो मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन किया कि जिनको शुगर है वो उनके लिए क्या मतलब सजेस्ट करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी भी इंशाल्लाह 18-19 रोज़े बाकी हैं, तो हम उनसे मशवरा करते हैं कि वो क्या मशवरा देते हैं कि सहरी में और अफ्तारी में क्या लिया जाए। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब को पनीर लेके आ रहे हैं, जो वो भी हमें इंशाल्लाह दिखाएंगे कि वो ये आप पढ़ पढ़ सकते सकते हैं हैं मेरा कंटेंट? नहीं, ये पढ़ना मुश्किल है, आप ये मेरा मेरे लिफाफा अंगूठे के दिखाएं। ऊपर आ, यहाँ आप इसका ब्रांड नेम या इस तरह बता ये दें। कागज के सफेद कागज के ऊपर ना जी जी। उसकी खुराक कम कर ले तो उसका ये होगा कि शुगर उनकी सुबह के वक्त हो सकता है 200 हो, 250 हो, 150 हो, लेकिन शाम में वो 100 से कम नहीं जाएगी। जी जी। शुगर का एक बहुत बहुत ना नादर एक कुलिया में बताया था हमारे अटेंडिंग ने 70s में वाजपेयी, जी जी। और ये फैक्ट है कि जो लो शुगर है ना वो आधे घंटे में ज्यादा डैमेज करती है जिस्म को, बजाय बजाय उसके उसके अगर उसको कंपेयर करें हाई शुगर अच्छा 5 साल के लिए। अच्छा। हाई शुगर किसी की अगर 5 साल तक चाह रही है ना, जैसे 200 है, 250 है, 150 है फास्टिंग शुगर, तो उसको नुकसान कम होगा 5 साल में जितना कि लो शुगर है। अगर किसी ने इंसुलिन ली है उसको लो शुगर हो गई है, अगर वो आधा घंटा चलती है लो शुगर और आदमी बेहोश हो जाता है तो उसको ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा, अब अब मैं मैं कहते हैं वाकई जी जी। तो लो शुगर से बचना चाहिए हर हाल में। तो उसके उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? मसलन किसी ने रोज़ा रखा है और वो रोज़ा भी तकरीबन इख्तिताम पे पहुंचा हुआ है और वो मतलब आखिरी वक्त थोड़ा टाइम रह गया है तो उसको लो शुगर हो गई है, तो उसके क्या सिम्टम्स वो महसूस करेगा? अगर कोई और दवाई नहीं ले रहा ना जी जी। तो बहुत दवाई होती है जो सिम्टम को सप्रेस करती है, अच्छा। लो शुगर के सिम्टम्स को सप्रेस करती हैं, जैसे इनवाल है, नोप्रेसोल तो उसमें मशहूर है, मेटाप्रोलाल, और जितनी भी दवाइयां ना जो LOL पे एंड करती हैं जी। उन सब में ये कॉमन है कि वो लो शुगर सिम्टम्स को सप्रेस करती हैं। अच्छा। तो अगर वो आदमी दवाई नहीं ले रहा ना तो लो शुगर के सिम्टम हो गए, ठंडे पसीने आएंगे, कमजोरी होगी काफी देर तक। अच्छा। अगर लो होती है उससे ज्यादा लो हो जाए, जैसे 30s में चली गई, 20s में चली गई, तो फिर आदमी बेहोश हो जाता है। अच्छा। अच्छा। जैसे शुगर आदमी को आए ना, पसीना आए, ठंडा पसीना आए, कमजोरी हो या मतली होने लगे, इनके साथ साथ तो उस वक्त शुगर ले लेनी लाजमी है। हार्ड कैंडी अपने पास रखें, उस पर शक करना शुरू कर दें। जी जी। जो शुगर होती है ना हार्ड कैंडी वो अपने पास रखें, या ऑरेंज जूस रखें, ऑरेंज जूस ले लें, क्योंकि लो शुगर से हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकती है। जी जी। जाहिर है कि ये शुगर की बीमारी ऐसी है कि इससे काफ़ी
एहतियात की चूँकि ज़रूरत होती है, तो इसमें रोज़ा का भी काफ़ी ख्याल रखना चाहिए कि भाई रोज़ा रखे हुए कोई ऐसी अगर कोई आप जैसे आपने फरमाया कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो उसके पास उस वक्त वो भी फैसिलिटी नहीं है कि वो अपनी शुगर चेक कर सके, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि वो उसका ये तदारक करे और रोज़ा जो है वो फिर ऐसी सूरत में तो उसकी शरन इजाज़त होगी कि भाई वो रोज़ा अफ्तार कर ले अगर उसकी ऐसी पोजीशन हो रही है, चूँकि ये या उसको फिर अफ्तार कर ले और बाकी रोजे जो ना वो पोस्टपोन कर ले। जी जी। बहरहाल ये बहरहाल इसके साथ साथ कि ये शरई मसले हैं, तो लेकिन जो हमने मौलाना साहब से सुना उसकी रोशनी में मैं मतलब ये कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट देना चाह रहा और ना दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने सुना इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ नाज़रीन से। नाज़रीन को हम प्लीज इसका ख्याल रखें कि उलमा से पूछें, जी जी मुझसे और हमारे भाई से ना हमारी बात इस मामले में इतनी पक्की नहीं है। जी जी। लेकिन जी मैंने तो इसलिए क्वेश्चन किया कि चूँकि हमारे में ये शुगर की जो तकलीफ़ है ये ज़ाहिर है काफ़ी लोगों को है, इसलिए मैं इसको यहाँ डिस्कस कर रहा था ख़ास तौर पे रोज़ों में कि आप हाँ बस इस वक्त दुनिया में 4 मुल्क है जहाँ पे शुगर बहुत तेजी से बढ़ रही है। जी जी। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 है। ये चारों एक बराबर आते हैं, मतलब कि किसी ने ये नहीं कहा कि सबसे ज्यादा किसमें है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त शुगर बढ़ रही है यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इंडिया। अच्छा अच्छा जी। पाकिस्तान में तो इतनी ज्यादा हो रही है कि हिसाब नहीं। WHO अगर मेरी रिपोर्ट ठीक पड़ी है तो उनका कहना है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब हमारा कोई हाल नहीं, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और फिर अमेरिका में हम रहते हैं, तो हम हैं पीछे से पाकिस्तानी या इंडियन, तो उस रेफरेंस से तो ये हमारे लिए काफ़ी अलार्मिंग है और इसके लिए काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। बहुत एहतियात की ज़रूरत है, तो इसके बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हमें अपने वजन जो है ना इंश्योरेंस के चार्ट उससे हम लोग 95% रखें तो बेहतर है हमारे लिए। जी। और जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनसे परहेज करें, खास तौर से जो जूसेस हैं और कैंडीज जिसमें के फ्रूट शुगर पड़ी होती है उनसे परहेज करें तो हमारे लिए बेहतर है। जी। तो बात में सवाल तो नहीं आ रहा? नहीं, अभी तो नहीं कोई आ रहा, तो बाहर लोग इमामबाड़ों में जा रहे होंगे प्रोग्रामों के लिए। जी जी हाँ, वो इस वक्त अफ्तारी, यहाँ फिर ये है कि अफ्तारी का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो ज़ाहिर है रोज़ा भी आजकल माशाल्लाह बहुत लंबा है, तो उसमें जो है वो शायद इस वजह से लोग सिर्फ हमारी बातें सुन रहे हैं। तो चलें, इंशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह इतना टाइम आप देते हैं, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा करे और अल्लाह ताला खिदमत पूरी करे और मोमिन से फ़ायदा उठा सकें, तो मुझे बहुत खुशी होगी रियली। जी जी। तो हम इंशाल्लाह इसमें जैसा आपने कहा कि हम इसके लिए थोड़ी सी ये भी रिसर्च करेंगे और कोशिश करेंगे कि भी कोई और भी डॉक्टर, जैसे आप कह रहे थे, आप जैसे डेंटिस्ट हैं मसलन, अगर कोई डेंटिस्ट आ जाएं तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक है हमारे लिए जो है चीज़, तो वो भी उसके लिए भी हमें मदद मिल सके इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला वो भी होगा और ये भी है कि बाकी डॉक्टर भी आएंगे इंशाल्लाह ताला जल्दी। नेक्स्ट वीक के लिए गर्दन की दर्द या फिर डिहाइड्रेशन, जैसे जफर भाई ने ना एडवाइस दी मुझे यूनिवर्सिटी से,
तो उसमें बात होगी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अगर मैं नी स्पाइस से कर सकूं पोस्टपोन के नेक्स्ट उसके बाद वाले हफ्ते में कर लें तो फिर नेक्स्ट वीक डिहाइड्रेशन रखेंगे। अगर उनका स्केड्यूल और टाइम चेंज ना हो सका तो फिर गर्दन की दर्द की बात करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। जी जी, तो इजाजत दें अब्बास भाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला लाइव टीवी को फैलाए, बड़े बढ़ाए और आमीन आमीन। इसमें बरकत हो। मौलाना की काविशों का नतीजा मेरी जिंदगी में मेरे सामने आए इंशाल्लाह। आज का माशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत सारे रमज़ान में तो बहुत प्रोग्राम ऐड हुए हैं और बहुत सारे लाइव प्रोग्राम्स हो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। चश्मे पर नूर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं। नाजरीन की तरफ से भी बड़ी अच्छी अच्छी फीडबैक्स आ रही हैं। वो कुरान का फिर डायरेक्ट जो हमारा मरकज़ है करबला, वहाँ से माशाल्लाह जो है ना वो लाइव प्रोग्राम जो हैं वो हो रहे हैं। माशाल्लाह। शायद देखा हो वो सुबह के वक्त कुरान की का सेशन होता है डायरेक्ट वहाँ से अपना हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, जो कि बहुत ही बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो चलें जी, इंशाल्लाह आपसे फिर अगले ट्यूसडे तक आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। तो इंशाल्लाह दुआओं में आप याद रखें। तो हर वक्त खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ डॉक्टर साहब। नाज़रीन इंशाल्लाह अगले मंगल तक आपसे हम इजाज़त लेते हैं, डॉक्टर साहब से भी इजाज़त लेते हैं। तो इंशाल्लाह अगले मंगल को डॉक्टर साहब से हम और मज़ीद मशवरे जो हैं वो लेंगे इंशाल्लाह ताला।